वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। कॉम्बैट स्पोर्ट के सबसे बेहतरीन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। कभी भी आप वीडियो देख के पछताएंगे नहीं। हर बार आपके पास वीडियो देखने के बाद ज़्यादा नॉलेज होगा। एनीवेज, ये सारी बकवास बातें हैं। बकवास तो नहीं है बट फिर भी हम बात कर रहे हैं UFC 317 की। यह है हिंदी प्रेडिक्शन और एनालिसिस वाला वीडियो। प्रीव्यू वाला वीडियो मैंने पहले दे दिया था। देखिए, प्रीव्यू वाले वीडियो में मैं बातें करता हूँ कि इसकी कहानी कहाँ से कहाँ तक आई है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्या जीतेगा तो क्या होगा, हारेगा तो क्या होगा। सारी बकर जो है, प्योर बकचोदी जो है, वो मैं रिव्यू वाले पार्ट में कर चुका हूँ, प्रीव्यू वाले पार्ट में कर चुका हूँ। तो इस पे हम सिर्फ और सिर्फ फाइट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। UFC 317 कहाँ देखना है आप सभी को पता ही है। सोनी लिव में दिखाई देगा, सोनी 10-1 10-2 में दिखाई देता है। अगर आपके पास, वैसे तो मेरे ख्याल से आप सभी के पास टीवी है मेरे को छोड़ के, बट अगर आपके पास टीवी नहीं है तो जियो टीवी में भी दिखाई देता है, जो ऐप है जियो वालों का। अगर आपके पास जियो नहीं है तो आप दोस्त से मांग सकते हैं, वो दोस्त दे देगा। अगर नहीं दे रहा है तो उससे दोस्ती छोड़ देना है, क्योंकि मतलब नहीं है ऐसे दोस्तों। एनीवेज, और हाँ, टाइमिंग आपको पता ही है, सुबह 7:30 बजे। प्रीलिम्स जो है सुबह 5-5 बजे के आसपास चालू होंगे। हो गया सब, चलो पहली फाइट की तरफ चलो। पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बेनिल दरियुश वर्सेस हनातो माइकानो वाली फाइट। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस ये पूरा ही कार्ड, पहली मतलब जो जहां से फाइट शुरू हो गई उस फाइट को हमने वैसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद से हम चालू कर रहे हैं बेनिल दरियुश वाली फाइट से। मेरे हिसाब से इस जो आगे चारों फाइट हम बात करने वाले, चारों की चारों बहुत अच्छी फाइट है, और चारों की चारों बहुत अच्छी फाइट है अलग अलग रीजंस के लिए। देखिए, ये फाइट को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर आप फंकी रेसलिंग पसंद करते हैं ना, या फिर जुजित्सु में आपने देखा है जुजित्सु के बहुत सारे मैच, तो ये फाइट आपको पसंद आने वाली। बस शर्त इकलौती शर्त यही है कि ये फाइट जो है ग्राउंड पे जाए। देखिए, जहां तक बेनिल दरियुश की बात है ना, बेनिल दरियुश जो है, अगर देखिए पहले बात कर लेते हैं स्ट्राइकिंग। अगर हम स्ट्राइकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हनातो माइकानो ने हमें लगातार स्ट्राइकिंग में इंप्रूवमेंट दिखाया है। अगर हम ट्रेडिशनल स्ट्राइकिंग की बात करें तो हनातो माइकानो पहले तो नहीं था, बट पिछली 3 फाइट को अगर हम काउंट में लें तो एक्चुअली बेहतर स्ट्राइकर है बेनिल दरियुश से। पर बेनिल दरियुश ना फंकी है, ऑकवर्ड है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस एंगल से वो आता है। वो कभी कभी ना झुकते हुए यूं पंच मार देता है। इसीलिए बेनिल दरियुश से अगर आप फाइट कर रहे हैं ना, तो आपको हर सेकंड जो है चौकन्ना रहना पड़ता है। जहां तक रेसलिंग की बात है, वही तो मेरे को पता नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों ग्राउंड पे जाएंगे तो क्या हो, बिकॉज मैं ये फाइट ना इसी उम्मीद के साथ देख रहा हूँ कि ये फाइट जो है ग्राउंड पे जाए, ठीक है यार। जहां तक मेरा मानना है, ये फाइट जो है ना प्योर 50-50 फाइट है। बस एक बात आपको दिमाग में रखनी है, और वो ये है कि हनातो माइकानो ना सर्जिंग फाइटर है। सर्जिंग फाइटर को आप हमेशा एज दीजिएगा, बट फिर भी एनालिसिस के तौर पे मेरे हिसाब से 50-50 फाइट है, ठीक है ना। दिल जो बोलता है, मेरा दिल बोलता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस फाइट से। दिमाग बोलता है कि 50-50 फाइट है। पैसा अगर लगाना होता तो मैं देखता है कि इन सारे के सारे लोग किस तरफ लगा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में पैसा लगा, क्योंकि आप याद रखिए, चूतिए हमेशा बहुमत में होते हैं। एनीवेज, चलते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट जो है वो है ब्रेंडन रॉयवल वर्सेस जोशुआ वैन वाली फाइट। आपको अगर ईमानदारी से बताऊं ना मैं, तो यही फाइट इकलौती है जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, और एक्साइटिंग फाइट भी है, ठीक है ना। मुझे ये फाइट एक्चुअली ब्रेंडन के लिए पसंद नहीं है। यहाँ पे जोशुआ के पास बहुत शानदार मौका है। टू बी ऑनेस्ट, दोनों ही फाइटर कैन विन दिस फाइट, और अगर किसी को लगता है कि जोशुआ वैन नहीं हरा सकता ब्रेंडन रॉयवल को, तो आई थिंक वो आदमी उस सपने में जी रहा है। जोशुआ वैन कैन डेफिनेटली डिफीट ब्रेंडन रॉयवल, ठीक है ना। यहां तक मैं कह सकता हूँ कि जोशुआ वैन जिस तरीके से जोशुआ वैन इंप्रूव कर रहा है ना, मेरे को लगता है कि अगले 3 साल में, अगर वो ये फाइट नहीं भी जीतता है तो अगले 3 साल में मैं उसे एज ए चैंपियन देख, बट अगर ये फाइट जीतता है तो मैं शायद उसे 2 साल में चैंपियन देखता हूँ, या 1 साल में चैंपियन देखता हूँ। जोशुआ वैन बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है, ठीक है ना। ऑनेस्टली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी ये फाइट जीत सकता है, बट मेरे को लगता है कि हल्का सा ही सही ब्रेंडन रॉयवल के पास विन है, क्योंकि ब्रेंडन रॉयवल के पास एज है, क्योंकि ब्रेंडन ने ना एक वेटरन फाइटर, क्या होता है कि वेटरन फाइटर जो है ना, फाइट कहाँ पे जाएगी और कहाँ पे उसको ले जाना है ये उसको पता हो, और ब्रेंडन ने ये साबित किया भी। आप मरेनो ब्रेंडन की जो सेकंड फाइट आप देखिए, मतलब उसके बाद से मैं ब्रेंडन को कभी काउंट आउट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिल दिमाग पे पैसा सब ब्रेंडन पे लगाया जाता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जोशुआ ये फाइट नहीं जीत सकता, ठीक है ना। अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट है को मेन इवेंट, और ये है काय कारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंडर पंटोजा। काय कारा फ्रांस को दूसरी बार चांस मिल रहा है फाइट करने का, चैंपियन बनने का, और देखते हैं कि इस बार क्या होगा। यार, ये फाइट एक्चुअली ठीक ठाक फाइट, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी फाइट है, क्योंकि ये फाइट पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि पैंटोजा किस मूड पे आएगा, ये फाइट कहाँ जाएगी, कैसे होगी, और ये फाइट एक्साइटिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब पैंटोजा पे डिपेंड करता है। अगर पैंटोजा रेसलर करने का ट्राई करता है ना, अगर वो सोचता है कि मैं रेसल करूंगा और डिसाइड करता है, तो ये फाइट जो है आप देखेंगे हर राउंड में 30 सेकंड के बाद ये फाइट ग्राउंड में जाती हुई दिखाई देगी आपको, और पैंटोजा जीतेगा 50-45, और चाहे तो लिख के रख सकते। बट अगर पैंटोजा स्ट्राइकिंग करने का
ट्राई करता है ना, तो एकदम से काय कारा फ्रांस के चांसेस जो हैं वो 10 गुना बढ़ जाएंगे, 10 गुना। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अलेक्जेंड्रे पेंटोजा स्ट्राइकिंग में नहीं जीत सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि अलेक्जेंड्रे पेंटोजा का 1 पंच नॉकआउट होने के चांसेस स्ट्राइकिंग में ही है, और 1 पंच नॉकआउट ही इकलौता ऐसा रास्ता मैं देखता हूँ जहां पे मुझे काय कारा फ्रांस ऐसा विनर दिखाई देता है ना, इसके अलावा नहीं दिखाई देता। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अलेक्जेंड्रे पेंटोजा इज लाइक अ वाइन, इट गेट्स बेटर विद द टाइम। और अगर हम ऐसी दुनिया में जी रहे होते ना जहां पे माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि 125 का एक ही गोट है, और वो है अलेक्जेंड्रे पेंटोजा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट अलेक्जेंड्रे पेंटोजा इज दैट गोट। दिल दिमाग पैसा सब अलेक्जेंड्रे पेंटोजा पे लगाया जाता। चलिए मेन इवेंट की तरफ चलते। जैसे कि मैंने कहा कि सीधे हम फाइट की तरफ चलेंगे, तो इसमें भी हम सीधे फाइट की तरफ चलते हैं। देखिए, पहली बात जो मुझे लगती है ना, मेरे को नहीं लगता कि फाइट 5 राउंड जा रही है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं रेसलिंग की। यार, रेसलिंग में दोनों ही फाइटर अच्छे हैं। अगर रेसलिंग में डोमिनेंट पोजीशन में है आपका टोपुरिया, तो आप ये मान के चलिए कि फाइट ग्राउंड एंड पाउंड से खत्म हो सकती है। पर अगर डोमिनेंट पोजीशन में है चार्ल्स ओलिवेरा, तो आप ये मान के चलिए कि सबमिशन अब आया कि तब आया, ठीक है ना। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, ऑफेंसिवली इलिया टोपुरिया बहुत शानदार स्ट्राइकर है, बट ऑफेंसिवली चार्ल्स ओलिवेरा भी उतना ही अच्छा स्ट्राइकर। आई नो आप में से कई लोग नहीं मानते, बट मेरा मानना। देखिए, अब बात जब आती है ना डिफेंस की, तो डिफेंस में देखिए सारी जो चीजें हैं वो इलिया टोपुरिया के खिलाफ जा रही है, उसकी हाइट और उसकी रेंज है ना, बट डिफेंस में उसका जो साइज है ना, वो उसको स्पेशल बना। और अगर उसका साइज ऐसा नहीं भी होता ना, तो भी इलिया टोपुरिया का डिफेंस जो है चार्ल्स ओलिवेरा से बहुत अच्छा। चार्ल्स ओलिवेरा का डिफेंस एवरेज या फिर बिलो एवरेज। चार्ल्स ओलिवेरा लगभग हर फाइट में ही गेट्स हिट, पर प्रॉब्लम ये है कि इलिया टोपुरिया के पास जो पावर है ना, इफ समबडी गेट्स हिट, बोलते ना आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता वाली बात, तो देखते हैं कि ये सरवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना। देखिए, दोनों की ना एक स्टाइल में, एक प्लस स्ट्राइकिंग स्टाइल में भी एक हल्का सा फर्क है। चार्ल्स ओलिवेरा आउटसाइड रह के स्ट्राइक करना चाहता है, और अगर वो ऐसा करता है तो ये इस फाइट में एक्चुअली कर सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा रेंज का जो है एडवांटेज। वहीं इलिया टोपुरिया जो है वो आपकी रेंज के अंदर आके, कहते हैं ना, फोन बूथ पे आके फाइट करना पसंद करता है। एक बात जो अजीब सी है वो ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा को रेंज चाहिए होती है अपना पावर जनरेट करने के लिए, पर इलिया टोपुरिया जो है बिना किसी फॉलो थ्रू के बहुत छोटी सी जगह से भी पावर जनरेट कर सकता, ठीक है ना। तो खैर गेम प्लान में बात करेंगे ना, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये रेंज में रहना और रेंज में नहीं रहना इंपॉर्टेंट है। अब गेम प्लान अगर चार्ल्स, पहले इलिया टोपुरिया की बात करते हैं। अगर इलिया टोपुरिया के गेम प्लान के बारे में बात करें, तो देखिए वो चार्ल्स ओलिवेरा को सेटल होने का टाइम नहीं दे सकता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से पहले मिनट के पहले सेकंड से ही उसको नॉकआउट के लिए जाना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि चार्ल्स ओलिवेरा की ना डिफेंस थोड़ा सा वीक है, हाथ कभी कभी नीचे रहते हैं। बट एक और बात है जो मैंने उस समय नहीं की, वो अभी कर रहा हूँ, वो ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा ना स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। तो अगर अपन पहले मिनट के पहले ही सेकंड से उस पे अटैक मोड पे जाएंगे ना इलिया टोपुरिया, तो चार्ल्स के नॉकआउट होने के चांसेस जो है उतने ही बढ़ जाते। और एक दूसरा फायदा है कि मान लीजिए कि आप नॉकआउट नहीं भी करते हो, बट आप जो है नॉकआउट के लिए जाते हो तो प्रेशर कर रहे हो, राइट, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, लैटरल मूवमेंट नहीं कर रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, तो आपके और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच का डिस्टेंस हटते जाता है, कम होते जाता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्ल्स ओलिवेरा की स्ट्राइकिंग पे एज आते जाती है इलिया टोपुरिया की स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो ये है गेम प्लान चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, नहीं यार क्या बताऊं, इलिया टोपुरिया के। चार्ल्स ओलिवेरा के लिए सबसे पहली बात तो अगर गेम प्लान है तो चार्ल्स ओलिवेरा को काम होने का है। कोई क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इलिया एक्सप्लॉइट ही कर सकता है चार्ल्स ओलिवेरा के डिफेंसिव वीकनेस को, तो उसको टाइम दिया ही ना जाए। मेरे हिसाब से तो पहले राउंड को सिर्फ ये मेजर करने के लिए कि रेंज कितनी चाहिए, क्या स्पीड है इलिया टोपुरिया की, इसीलिए छोड़ दिया जाए। पहला राउंड अगर हारते भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि पहले राउंड में डैमेज ना लिया जाए, ठीक है ना। और फिर दूसरे राउंड से इलिया टोपुरिया की रेंज के बाहर रह के टच एंड गो। चार्ल्स ओलिवेरा को करना है कि इसको सिर्फ 2 ही पंच मारने हैं, 2 ही पंच, कॉम्बिनेशन नहीं मारना है। कॉम्बिनेशन अगर मारेगा ना चार्ल्स ओलिवेरा, तो उसको इलिया टोपुरिया की रेंज में रहना पड़ेगा उतने दूर, चाहे वो 3 पंच कॉम्बिनेशन हो, चाहे अपर कट के साथ 4 पंच कॉम्बिनेशन हो, राइट, ओवरहैंड वाला 5 कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 5 पंच का भी कॉम्बिनेशन हो, 4 का भी हो, 3 का भी हो, इन सब के लिए चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टोपुरिया की रेंज में उतने देर के लिए रहना पड़ेगा। और इलिया टोपुरिया रिस्क लेने वाला आदमी है, वो रिस्क लेके, पंच खाने के रिस्क लेके आपको नॉकआउट करने की कोशिश कर सकता है, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि सफल हो, ठीक है ना। तो आपको बस पंच एंड गो इलिया टोपुरिया को फ्रस्ट्रेट करना है, और समहाउ ऐसे हालात पैदा करने हैं कि इलिया टोपुरिया
गलती करे, और अगर गलती करेगा ना तो आप ये लिख के रखिए कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास भी पावर है इलिया टोपुरिया को नॉकआउट करने की, ठीक है ना। अगर चार्ल्स ओलिवेरा जस्टिन गेची को नॉकआउट कर सकता है ना, तो इलिया टोपुरिया को भी कर सकता है। ठीक, देखिए अगर आप मेरे से पूछो ईमानदारी से, चांसेस इसके ज़्यादा हैं, 45% चांसेस हैं चार्ल्स के जीतने की, 55% चांसेस हैं इलिया के जीतने के। वैसे नहीं है जैसे दुनिया बोलती 70-30, 80-20, 85-15, नहीं। अगर चार्ल्स ओलिवेरा का सिर्फ डिफेंस अगर बेहतर हो जाता है ना, या फिर होता है या फिर है, तो मेरे हिसाब से 50-50 चांसेस है ना। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे आप कौन बेहतर फाइटर, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि चार्ल्स ओलिवेरा बेहतर फाइटर है। चार्ल्स ओलिवेरा ओवरऑल बेहतर फाइटर है। इलिया टोपुरिया डिपेंड्स टू मच ऑन हिज पावर, ही नीड्स टू फाइंड अदर वेज टू विन द फाइट, है ना। एक अजीब सी बात अभी बोलते हुए दिमाग में आई, क्या होगा अगर चार्ल्स ओलिवेरा डिसाइड करता है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि देखने वाली पब्लिक क्या कहेगी, मैं तो करूंगा रेसलिंग। अगर ऐसा डिसाइड करता है ना चार्ल्स ओलिवेरा, तो मेरे ख्याल से दिक्कत में है इलिया टोपुरिया, क्योंकि देखिए इलिया टोपुरिया को टेक डाउन करना आसान तो नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, दिल आपको पता है आई एम अ बिग चार्ल्स ओलिवेरा फैन, तो दिल तो अपना चार्ल्स को ही चाहता है। दिमाग कहता है कि कोई भी जीत सकता, आई नो किसी का नहीं कहेगा दिमाग, पर मेरा कहता पैसा चार्ल्स ओलिवेरा पे लगाया था, चार्ल्स ओलिवेरा। एनीवेज आप बताइएगा आपको क्या लगता है। देखिए आप मुझसे हमेशा डिसएग्री कर सकते हैं इज्जत के साथ, कोई भी डिसएग्री करता है, अगर इस चैनल को देखने वाले लोग होंगे तो वो बताएंगे कि अगर वो मुझसे डिसएग्री करते भी है ना, मैं उनको इज्जत से ही जवाब देता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं है। और किसी ने कहा कि भाई तू प्रेडिक्शन मत किया कर, तो सच बात तो ये है कि यार मैं भी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एनालिसिस करना चाहता। और क्या है कि एनालिसिस के लिए कोई वीडियो देखता नहीं, सुना है कि सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए देखते हैं कोई लोग। प्रेडिक्शन ना एक प्रकार से बहुत ही घटिया सी चीज। हम ये कह रहे हैं कि दो इंसान फाइट कर रहे हैं, जैसे कि इंसान ना हुए साले मुर्गे हो गए, कि जो तगड़ा मुर्गा है वो जीतेगा और जो लंगड़ा मुर्गा है वो हारेगा। नहीं, इंसान में ना ओवरकमिंग दी ऑड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक हो। जिस दिन इंसान डिसाइड करता है कि आज मैं भले ही 10 में से 9 बार मैं हारता, पर आज मेरे को कोई नहीं हरा, देन थिंग्स चेंज। तो मैं प्रेडिक्शन इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग मांगते हैं, अदरवाइज आई डोंट लाइक इट। बाकी एनालिसिस करना मेरे को अच्छा, राइट। मैं पता लोग शिकायत किए हैं इसलिए, नहीं तो मैं तो 25 मिनट चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की बकचोदी में बात में बिता देता। एनीवेज अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंडियन फाइट लड़ेंगे, जीतेंगे।